नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में स्वागत है। अब मैं छठे प्रश्न से जो लघुत्तरीय प्रश्न है उनसे लेने जा रहा हूं, जो कि 15-15 मिनट के वीडियो में मैं इसको बांटूंगा। इस पार्ट को विभक्त करके फिर मैं आपको वीडियो बताऊंगा। तो संविधान की अवधारणा और आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। संविधान की अवधारणा और आवश्यकता शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु शासन जो व्यवस्था है उसके सुचारू संचालन हेतु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करवाना और न्यायपालिका का काम है कानूनों के उल्लंघन करने पर दंड आदि देना। का गठन उसके कार्यों और अधिकारों की सीमाओं के निर्धारण के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। इन तीनों के कार्यों, गठन और उस अधिकारों, कार्य, गठन, अधिकार और सीमाओं के निर्धारण के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। इन तीनों के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के, इन तीनों के गठन के, तीनों के कार्यों, तीनों के अधिकारों और तीनों की सीमाओं के निर्धारण के लिए संविधान की जरूरत होती है। संविधान के अभाव में शासन का सुचारू रूप से संचालित होना कठिन है। माने संविधान नहीं है तो शासन का सुचारू रूप से संचालन होना कठिन होता है और अराजकता की स्थिति निर्मित होने की प्रबल संभावना रहती है। अराजकता माने दंगे फसाद आदि की स्थिति और देश में अशांति फैलने की प्रबल संभावना रहती है अगर संविधान नहीं है तो। संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्तव्यों का विवरण भी होता है। संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों का भी विवरण होता है। संविधान शासन व्यवस्था का आधार है। बिना संविधान के शासन व्यवस्था का सुचारू संचालन नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में विश्व के विद्यमान संविधानों के सर्वोत्तम लक्षणों का समावेश है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल है। तो पहला क्या, भारत का संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने विश्व के विद्यमान यानी विश्व में उस समय जो मौजूद संविधान थे उन संविधानों के सर्वोत्तम लक्षणों को एकत्रित किया गया, सबसे अच्छे लक्षणों को इकट्ठा किया गया और उन्हें अपने राष्ट्र की आवश्यकता और विद्यमान दशाओं के अनुसार, अपने राष्ट्र की ज़रूरतें क्या थी, उस समय क्या दशाएं उपस्थित थी, उनके अनुसार अंगीकृत किया। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया। ध्यान रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया था? नीति निर्देशक तत्व। अमेरिका के संविधान से अधिकार, मूल अधिकारों के विचार को ग्रहण किया। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई। संघात्मक शासन व्यवस्था जो है वो कनाडा के संविधान से ली गई। भारतीय संविधान पर स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए भारत के संवैधानिक विकास का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही इंग्लैंड की संवैधानिक परंपराएं, न्यायिक निर्णय, संवैधानिक टीकाएं और संविधान विशेषज्ञों की राय आदि का भी प्रभाव झलकता है। किसमें? हमारे संविधान में। अब आते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा भारतीय संविधान की कोई 4 विशेषताएं लिखिए अथवा इकहरी नागरिकता किसे कहते हैं, ये सब बताना। तो इकहरी नागरिकता शीर्षक हम अगले प्रश्न में देखेंगे या इसमें ही देखेंगे। तो देखिए जरा, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। लिखित और निर्मित संविधान। भारत का संविधान लिखित और निर्मित है, लिखा हुआ और बनाया हुआ है। ये ब्रिटेन के संविधान की भांति अलिखित नहीं है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, वो लिखा हुआ नहीं है, वो केवल परंपराओं द्वारा माना गया, मान लिया गया उसको। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में सर्वोच्च शक्ति रखता है, पूरी प्रभुता से युक्त है। बाह्य और आंतरिक मामलों में किसी के दखल को नहीं देता, किसी के इंटरफेयर को नहीं मानेगा, वो अपने स्वयं के निर्णय ले सकता है। लोकतंत्रात्मक का आशय है कि भारत में राज्य सत्ता का स्रोत जनता है। भारत में राज्य सत्ता का स्रोत जनता है। भारत गणराज्य भी है क्योंकि राज्य का प्रधान जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। गणराज्य इसलिए कहते हैं कि जनता पहले प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि राज्य के मुखिया को चुनती है, इसलिए गणराज्य। गणों के द्वारा चलाया जाने वाला राज्य गणराज्य कहलाता है। और गण कौन कहलाते हैं? ये प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि या सांसद। अगला है संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक सत्ता मंत्री परिषद के अधीन होती है।
संवैधानिक प्रधान भले ही राष्ट्रपति है, लेकिन नाम मात्र का प्रधान है, जबकि वास्तविक सत्ता मंत्री परिषद के अधीन होती है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अंशतः लचीला एवं अंशतः कठोर। भारतीय संविधान ना तो पूर्ण रूप से लचीला है, ना पूर्ण रूप से कठोर है। अंशतः लचीला, अंशतः कठोर है। कौन? भारतीय संविधान। मूल अधिकारों की व्यवस्था। मूल अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। माने मूल अधिकार जो होते हैं वो नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक या अनिवार्य होते हैं। अतः भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। सरकार इनमें हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए 6 मूल अधिकार प्रदान किए हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। पहला जो अनुच्छेद है वो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई। संघात्मक शासन की व्यवस्था कि भारत राज्यों का संघ है। संविधान ने शासन की शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित न कर केंद्र तथा राज्य सरकारों में विभाजित कर दी, बांट दी गई है। माने भारत में जो संविधान है उसने शासन की जो शक्ति है वो एक स्थान पर केंद्रित या सेंट्रलाइज नहीं की, उसने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्ति का विभाजन किया, विकेंद्रीकरण किया है शक्ति का। फिर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होने के कारण न्यायपालिका को स्वतंत्र घोषित किया गया है। मतलब न्यायपालिका ही नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करती है और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी न्यायपालिका को ही दिया गया है। इस कारण न्यायपालिका को स्वतंत्र घोषित किया गया है। माने वो स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में नहीं आ सकती न्यायपालिका। संविधान न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार देता है। संविधान न्यायपालिका को यह अधिकार देता है कि वह पुनर्विलोकन किसी भी चीज़ का कर सकती है। संविधान द्वारा न्यायपालिका को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। संविधान के द्वारा न्यायपालिका को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लघु उत्तरी प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर को हम देख चुके हैं, इसलिए वहाँ ये मिल चुके हैं। अगला है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। मतलब भारत के सभी नागरिक जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान, भेदभाव आदि के बिना वोट डाल सकते हैं। ये मताधिकार कहलाता है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। हमारे संविधान में यह मताधिकार 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी नागरिकों को किसी धर्म, वंश, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव के बिना समान रूप से अधिकार दिया गया है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। अगला एक और पॉइंट है एकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान ने एकहरी नागरिकता को अपनाया है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, चाहे वह किसी भी स्थान पर निवास करता हो। भारत के सभी नागरिक देश में कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं तथा देश के सभी भागों में समान अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये विशेषता वाला प्रश्न था। अगला प्रश्न है भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत क्यों है, वर्णन कीजिए। पहले बताना है लिखित संविधान। भारत का संविधान एक संविधान सभा ने निश्चित समय तथा निश्चित योजना के अनुसार बनाया था। एक संविधान सभा ने निश्चित समय निश्चित योजना के अनुसार बनाया था, इसलिए यह निर्मित संविधान है। इसमें सरकार के संगठन के सिद्धांत, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आदि की रचना, कार्य, नागरिकों के साथ उनके संबंध, नागरिकों के अधिकार तथा कर्तव्य आदि के विषय में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया। अब लिख दिया गया है इसलिए ही तो ये लिखित संविधान है, इसलिए हमारा संविधान लिखित है। विस्तृत या विशाल संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत के वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 22 भागों में विभाजित है। भारत का जो संविधान है वो 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 22 भागों में विभाजित है। जबकि अमेरिका के संविधान में 7, कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 ही अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के विस्तृत होने के निम्नलिखित कारण हैं। भारतीय संविधान में शासन संबंधी बातों का विस्तार से वर्णन किया गया है। संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों
संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को विस्तार से लिखा गया है। मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने से संविधान लंबा हो गया है। अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों की सुरक्षा के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है कि विश्व के अन्य किसी भी संविधान में नहीं की। नागरिकता, राष्ट्रभाषा, सार्वजनिक सेवाओं तथा न्याय व्यवस्था के बारे में विशेष उपबंध हैं। इसी कारण संविधान इतना विस्तृत हो गया है। अगला प्रश्न है, संघात्मक व संसदीय शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। यह संघात्मक शासन व्यवस्था शीर्षक में देखिए। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। संघात्मक शासन व्यवस्था, पहले ये बताना क्या होती है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद या प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई। संविधान ने शासन की शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित न करके केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित किया और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। संविधान लिखित बहुत सीमा तक कठोर है और इसे सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का एक रक्षक है, जिसे संविधान की व्याख्या करने और केंद्र व राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवादों का निर्णय करने का अधिकार है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को। फिर संसदीय शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान द्वारा देश में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदीय शासन प्रणाली उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें राज्य का अध्यक्ष नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। वास्तविक शासन प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद द्वारा चलाया जाता है। मंत्रिमंडल का निर्माण संसद में किया जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होती हैं तथा राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। इस प्रणाली में मंत्री परिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अनुसरण करती है। इस प्रणाली में मंत्री परिषद जो है ना, मंत्रियों की परिषद, वो सामूहिक उत्तरदायित्व यानी सभी का उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अनुसरण करती है। लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। ये उसको काम करना पड़ता है। अब मैं इस वीडियो में इतना ही लूँगा, मैं अगले वीडियो में लूँगा बाकी के प्रश्नों को।